Good morning, students. Beta, in yesterday class we started with our chapter financial management. अब financial management क्या होता है? Financial management means finance को manage करना, कि funds को procure कहाँ से करना और उनको utilize कहाँ पे करना है, deploy कहाँ पे करना है. ये चीज हम already discuss कर चुके थे. Now we are starting on to the next thing, that is your financial decisions. तो financial management करनी क्यों होती है? ताकि हमें financial decisions लेने में help मिले. अब फाइनेंशियल डिसीजंस हमारे जब भी हम बात करते हैं ना फाइनेंशियल डिसीजन की, वी आर टॉकिंग अबाउट 3 काइंड्स ऑफ डिसीजन, दैट इज योर इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन एंड डिविडेंड डिसीजन. इन्वेस्टमेंट डिसीजन क्या कहता है कि इन्वेस्ट कहाँ पे करना है. फाइनेंसिंग डिसीजन क्या कहता है पैसा लेना कहाँ से या फाइनेंस कहाँ से करना है. और डिविडेंड डिसीजन क्या कहता है कि डिविडेंड जो आपने अर्न किया या फिर जो आपने प्रॉफिट अर्न किया, मान लो अगर मैंने 100 रुपए कमाए तो 100 रुपए में मैंने अपने शेयर होल्डर्स में कितना देना है और कितना मुझे अपने पास बचा कर रखना है एज माई रिटेन्ड अर्निंग्स, या फिर उसको मैंने अपने पास उसको री इन्वेस्ट करना है उस प्रॉफिट को. ठीक है, तो वो डिपेंड करता है, यही हमारा डिविडेंड डिसीजन होता है. तो ये 3 टाइप के मेनली डिसीजन होते हैं जो फाइनेंस से रिलेटेड किसी भी फर्म में लेने होते हैं, विच इज योर इन्वेस्टिंग डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन एंड डिविडेंड डिसीजन. बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत अच्छे से पढ़ना है, इसको बहुत ध्यान से पढ़ना. वी आर नाउ स्टार्टिंग विद आवर फर्स्ट डिसीजन, दैट इज योर इन्वेस्टमेंट डिसीजन, कि इन्वेस्ट कहाँ पे करना है. अब जब भी हम इन्वेस्टमेंट डिसीजन की हम बात करते हैं तो 2 डिसीजन आते हैं हमारे. इन्वेस्ट अगर मुझे करना है तो या तो मैं लॉन्ग टर्म में करूंगी या मैं शॉर्ट टर्म में करूंगी. अब जब लॉन्ग टर्म में जब आप इन्वेस्ट करते हो, मतलब आप किसी एसेट्स में इन्वेस्ट कर रहे हो, तो उस इन्वेस्टमेंट को हम बोलते हैं कैपिटल बजटिंग. कैपिटल को बजट करना. कैपिटल के लिए आप एक बजट तैयार कर लेते हो. जी बड़ा अमाउंट है, ह्यूज अमाउंट खर्च करना है, तो उसके लिए पहले से आप तैयारी करनी स्टार्ट कर देते हो, बिकॉज यू आर इन्वेस्टिंग फॉर लॉन्ग टर्म. एंड व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट शॉर्ट टर्म, तो डेली बेसिस पे मुझे खर्चे चाहिए, जो मैंने लास्ट क्लास में भी आपको बताया था, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट. अब वर्किंग कैपिटल मतलब जो डेली बेसिस पे मुझे वर्किंग कैपिटल चाहिए, जो पैसा मुझे चाहिए शॉर्ट टर्म, मुझे उसके लिए अर्निंग जो करनी है, वो मुझे पैसा कैसे लगाना है और क्या लगाना है, वो मेरा वर्किंग कैपिटल हो जाएगा. तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन की जब हम बात करते हैं तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन में आता है रिलेट्स टू हाउ द फर्म्स फंड्स आर इन्वेस्टेड इन डिफरेंट एसेट्स सो दैट दे आर एबल टू अर्न द हाईएस्ट पॉसिबल रिटर्न ऑन देयर इन्वेस्टमेंट्स. मतलब कि एक फर्म ने कैसे अपनी इन्वेस्टमेंट कर रखी है, किन एसेट्स में अपनी इन्वेस्टमेंट कर रखी है, कि वो अच्छे से अच्छा इंटरेस्ट अर्न करे और आगे अपने जो इन्वेस्टर्स हैं, अपने जो शेयर होल्डर्स हैं, उनको भी अच्छा रिटर्न हम दें. कि जिस बंदे ने मेरी कंपनी में पैसा लगाया हुआ है वो भी तो कुछ रिटर्न एक्सपेक्ट करेगा. तो पहले मैं रिटर्न अच्छा लूंगी तभी तो मैं सामने वाले शेयर होल्डर को दे पाऊंगी. मैं प्रॉफिट अच्छा कमाऊंगी तभी तो मैं सामने वाले को डिविडेंड दे पाऊंगी शेयर्स पे. दैट मीन्स इन्वेस्टमेंट डिसीजन की पैसा आपने इन्वेस्ट कहाँ करना है. तो इसमें हमारे जो इन्वेस्टमेंट डिसीजंस में आते हैं, इन्वेस्टमेंट डिसीजंस में जो हमारे आते हैं वो 2 आते हैं जो मैंने आपको बताया, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म. तो पहले जो हम करने वाले हैं इट इज लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन. अब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन की बेटा जब हम बात करते हैं तो मतलब आई एम थिंकिंग ऑफ लॉन्ग टर्म, जो आपको लंबे टाइम तक बेनिफिट देने वाली है जो चीज. अब ऑल्सो कॉल्ड, इनको हम कैपिटल बजटिंग डिसीजन भी बोलते हैं लॉन्ग टर्म डिसीजन को. दिस डिसीजन इज ऑल्सो कॉल्ड कैपिटल बजटिंग डिसीजन एंड इन्वॉल्व एलोकेशन ऑफ फंड्स और फाइनेंस टू डिफरेंट प्रोजेक्ट्स और एसेट्स विद लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशंस फॉर द बिजनेस. मतलब कैपिटल बजटिंग डिसीजन इन्वॉल्व्स एलोकेशन ऑफ फंड्स टू डिफरेंट प्रोजेक्ट्स. अलग अलग प्रोजेक्ट्स में आपने एलोकेट करना है अपने फंड्स को, अपने पैसे को इन्वेस्ट करना है, अपने पैसे को डालना है विद लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशन, जिसका लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशंस होंगे हमारे बिजनेस के लिए, जो लॉन्ग टर्म में हमें प्रॉफिटेबल होगी, जो लॉन्ग टर्म में हमें रिटर्न देगी. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल परचेज ऑफ न्यू फिक्स्ड एसेट्स, ये भी एक कैपिटल बजटिंग डिसीजन होता है, लॉन्ग टर्म का डिसीजन होता है. क्योंकि जब मैं एसेट परचेज कर रही हूँ, अगर मैं 10 करोड़ 20 करोड़ उस पर खर्च कर रही हूँ, तो डेफिनेटली ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो 10 करोड़ मैंने ब्लॉक कर लिए अपने, क्योंकि वो तो एसेट मुझे रिटर्न ही नहीं दे रही है, कुछ मुझे उससे कुछ फायदा ही नहीं हो रहा है. वो चीज नहीं होनी चाहिए. ओपनिंग अ न्यू ब्रांच अगर आप कोई ओपन कर रहे हो, कोई न्यू प्रोडक्ट लाइन अगर आप लॉन्च कर रहे हो, या फिर इन्वेस्टिंग इन एडवांस टेक्नोलॉजी अगर आप कोई लेकर आ रहे हो, मेजर एक्सपेंडिचर ऑन एडवर्टीजमेंट कैंपेन वगैरह पे अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, वो तभी करना जब वो लॉन्ग टर्म में आपको बेनिफिट दे, लॉन्ग टर्म में आपको प्रॉफिट दे. ये डिसाइड करना है इज कॉल्ड कैपिटल डिसीजन, कैपिटल बजटिंग डिसीजन या फिर लॉन्ग टर्म डिसीजन. ओके, सिंस लॉन्ग टर्म एसेट्स आर ऑल्सो कॉल्ड फिक्स्ड एसेट्स, देयरफॉर दिस डिसीजन इज ऑल्सो कॉल्ड मैनेजमेंट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल. इसीलिए इस डिसीजन को हम मैनेजमेंट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल भी कहते हैं.
इन्वेस्टमेंट और कैपिटल बजटिंग डिसीजन और मैनेजमेंट ऑफ फिक्स कैपिटल आर इम्पॉर्टेंट फॉर द फॉलोइंग रीजंस। इसलिए होते हैं, नंबर 1 लॉन्ग टर्म ग्रोथ। फिक्स एसेट्स को मैनेज करना है या लॉन्ग टर्म डिसीजन जो आप ले रहे हो वो किस लिए जरूरी है, क्योंकि वो आपकी लॉन्ग टर्म ग्रोथ को इम्पैक्ट करेंगे। कैसे इम्पैक्ट करेंगे? दीज डिसीजन अफेक्ट द लॉन्ग टर्म ग्रोथ। द फंड्स इन्वेस्टेड इन लॉन्ग टर्म एसेट्स आर लाइकली टू यील्ड रिटर्न्स इन फ्यूचर। वो हमें फ्यूचर में रिटर्न देने वाली है। अगर वो इन्वेस्टमेंट ही मेरी सही नहीं होगी तो वो मेरे फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स को तो खत्म कर देगी। फ्यूचर में मेरे पास कोई स्कोप ही नहीं बचेगा। अगर आज मैंने 10 करोड़ ऐसी मशीनरी पे इन्वेस्ट कर दिए जो मुझे कोई बेनिफिट देने ही नहीं वाली आगे, तो वो तो फ्यूचर में प्रोस्पेक्ट खत्म। एक तो मेरे पास बैलेंस खत्म हो गया कि मैंने वहां इन्वेस्ट कर दिया और उसके बाद मेरे को कुछ रिटर्न भी नहीं मिल रहा है उससे। तो डेफिनेटली ये डिसीजन आपकी लॉन्ग टर्म ग्रोथ को इम्पैक्ट करता है। ओके, नंबर 2 लार्ज अमाउंट ऑफ फंड्स इन्वॉल्व। बहुत सारा पैसा लग रहा है। जब हम लॉन्ग टर्म की बात कर रहे हैं, कैपिटल बजटिंग की बात कर रहे हैं, फिक्स एसेट्स की बात कर रहे हैं, मैनेजमेंट ऑफ फिक्स कैपिटल की बात कर रहे हैं, तो डेफिनेटली हम पैसा बहुत लगा रहे हैं। बहुत सारे फंड्स इन्वॉल्व होते हैं। ह्यूज अमाउंट ऑफ कैपिटल फंड्स बीइंग ब्लॉक्ड इन लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स, देयरफॉर दीज इन्वेस्टमेंट्स आर प्लान्ड आफ्टर अ डिटेल्ड एनालिसिस इज अंडरटेकन। पूरे डिटेल्ड एनालिसिस करने के बाद ही ये डिसीजंस लिए जाते हैं, इतनी जल्दी नहीं लिए जाते हैं, क्योंकि इनमें पैसा बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होता है। अगर एक बार इन्वेस्ट कर दिया तो उसको आप वापस से विड्रॉ नहीं कर सकते हो, ड्रॉबैक नहीं कर सकते हो। ओके, नंबर 3 इज रिस्क इन्वॉल्व। अब पैसा ज्यादा लग रहा है, लॉन्ग टर्म में भी इम्पैक्ट डाल रहा है, तो डेफिनेटली रिस्क भी होगा। फिक्स कैपिटल इन्वॉल्वमेंट, इन्वेस्टमेंट ऑफ ह्यूज फंड्स, इट इफेक्ट्स द रिटर्न ऑफ फर्म इन द लॉन्ग रन, देयरफॉर दीज डिसीजन इन्फ्लुएंस द ओवरऑल बिजनेस रिस्क ऑफ द फर्म। क्योंकि वो ओवरऑल रिटर्न हमें नहीं पता कि वो आने वाले टाइम में हमें क्या रिटर्न देगी, कितना बेनिफिट वो हमें दे सकती है, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं वो मेरे फ्यूचर को भी इफेक्ट कर रही है। फ्यूचर में मुझे जो डिसीजन लेने हैं वो इनको भी इन्फ्लुएंस करेगी। रिस्क फैक्टर ज्यादा होगा, जितनी ज्यादा मैं इन्वेस्टमेंट करूंगी रिस्क फैक्टर उतना ही ज्यादा उससे रिलेटेड रखेगा, बिकॉज मैं फ्यूचर के लिए कर रही हूँ वो इन्वेस्टमेंट। अब फ्यूचर इज अनसर्टेन, यू नेवर नो कि वो आपको कितना रिटर्न देगी। जो रिटर्न मैं एक्सपेक्ट करके चल रही हूँ वो सिर्फ एक एक्सपेक्टेशन है, ठीक है, हमें नहीं पता एक्चुअल में मुझे उससे कितना रिटर्न मिलने वाला है। तो रिस्क डेफिनेटली हमारा इसमें रहता है लॉन्ग टर्म डिसीजंस में। ओके, नेक्स्ट इज इररिवर्सिबल डिसीजन। वंस टेकन इट कैन नॉट बी रिवर्स बैक। These decisions are once taken are irrecoverable except at a huge loss. Irrecoverable होते हैं except at a huge loss। अगर करो भी, आपने रिवर्स कर भी लिया तो आपको ह्यूज लॉस बेयर करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा लॉस बेयर करना पड़ेगा। तो ये 4 चीजें थी जो हमारे लॉन्ग टर्म डिसीजन को इफेक्ट डालती हैं कि ये हमारी लॉन्ग टर्म ग्रोथ में इम्पैक्ट कर रही है, फंड्स बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं, रिस्क बहुत ज्यादा होता है और इररिवर्सिबल डिसीजन होता है। Thus, investment or capital budgeting decisions are very crucial for any business since they affect the growth, profitability, risk of the business in long run. Therefore, they need to be taken with utmost care by those who understand them comprehensively. बहुत ध्यान से इन डिसीजंस को लिया जाता है, because a bad capital budgeting decision can severely damage the financial fortune of a business. सीवियर डैमेज लेकर आ सकती है अगर आपका फाइनेंशियल डिसीजन गलत हो गया, अगर आपका इन्वेस्टमेंट डिसीजन गलत हो गया, दैट टू आपका कैपिटल बजटिंग दैट इज लॉन्ग टर्म डिसीजन अगर आपने गलत ले लिया इन्वेस्टमेंट का, तो वो आपके लिए सीवियर लॉसेज लेकर आ सकती है, सीवियर डैमेज हो सकता है ऑर्गेनाइजेशन को, ह्यूज लॉसेज हो सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन को। क्लियर है बेटा ये पॉइंट्स? ओके, नेक्स्ट इज फैक्टर्स कौन कौन से हैं जो हमारे कैपिटल बजटिंग डिसीजन को इफेक्ट करते हैं, जिसमें नंबर 1 पे आता है कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट। कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट मतलब कैश फ्लो में हमारी 2 चीजें आती हैं, इनफ्लो एंड आउटफ्लो। इनफ्लो आउटफ्लो मैं उस पर पैसा कितना लगा रही हूँ, इनफ्लो मुझे उस पर आने कितने वाला है। तो कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट, व्हेनेवर अ कंपनी इज इन्वेस्टिंग अ ह्यूज अमाउंट ऑफ फंड्स इन सम प्रोजेक्ट, इट एक्सपेक्ट सम रेगुलर कैश इनफ्लोज फ्रॉम दैट प्रोजेक्ट। मैं कैश इनफ्लो एक्सपेक्ट करती हूँ। Such cash flow should be analyzed properly before investing in the investment proposal. किसी भी इन्वेस्टमेंट प्रपोजल में इन्वेस्ट करने से पहले इन चीजों को, कैश फ्लोज को आपको देख लेना चाहिए कि उसका इनफ्लो कितना रहेगा। देखो जैसे इन्होंने एग्जांपल दिया हुआ है, इफ प्रोजेक्ट ए यील्ड्स एस्टिमेटेड एनुअल कैश इनफ्लो ऑफ 10 लाख, 10 लाख का वो आपको देने वाली है एनुअल कैश इनफ्लो फॉर 4 years, वेरस प्रोजेक्ट बी जो आपको देने वाली है एस्टिमेटेड कैश इनफ्लो होगा 25 लाख एट द एंड ऑफ 4 years। प्रोजेक्ट ए से आपको मिलने वाला है 10-10 लाख 4 साल तक, 10-10 लाख 4 साल तक मतलब 40 लाख। और प्रोजेक्ट बी जो आपको देने वाला है
वो 4 साल के एंड में 25 लाख रुपए देगा, तो कौन सा बेनिफिट होगा मेरे लिए? ऑफकोर्स प्रोजेक्ट ए, जो हर साल मुझे 10-10 लाख रुपए दे रहा है। तो यही चीज आपने एनालाइज करनी होती है, यही फैक्टर है जो आपके डिसीजन को इफेक्ट करता है। दैट इज द कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट, कि उसका कैश इनफ्लो कितना है, कि उस प्रोजेक्ट में अगर इन्वेस्ट करूं, उस पर्टिकुलर एसेट में अगर मैं इन्वेस्ट करूं तो मुझे उससे इनफ्लो कितना रिसीव होगा। ओके, नेक्स्ट इज रेट ऑफ रिटर्न। A company should compare the rate of return expected from different investment projects. For example, if there are 2 projects A and B with the risk factor दोनों में सेम है, 2 प्रोजेक्ट्स हैं A और B with the rate of return of 10% and 12% respectively. प्रोजेक्ट A आपको दे रहा है 10% का रिटर्न, प्रोजेक्ट B आपको दे रहा है 12% का रिटर्न, तो कंपनी किसके ऊपर जाएगी? ऑफकोर्स प्रोजेक्ट B के ऊपर, जो हमें रेट ऑफ रिटर्न ज्यादा दे रही है। तो ये भी एक फैक्टर है जो इफेक्ट करता है। Next is investment criteria involved. The decision to invest in a particular project involves a number of calculations regarding the amount of investment. बहुत सारी calculations होती हैं कि आपने इन्वेस्ट कितना करना है, इंटरेस्ट रेट क्या होगा, कैश इनफ्लो क्या होगा, रेट ऑफ रिटर्न क्या होगा, ये सारी चीजें। Therefore, there are different capital budgeting techniques to evaluate investment proposals. अलग अलग इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स को इवैल्यूएट करने के लिए बहुत सारी कैपिटल बजटिंग की टेक्निक्स हैं, बहुत सारे तरीके हैं, जिसमें आप एनपीवी निकालते हो, नेट प्रेजेंट वैल्यू। बेटा मैं इसकी डिटेल में अगर जाऊं तो थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूंगी कि एनपीवी होता क्या है। अब नई बुक में नहीं दे रखा है शायद, या वैसे भी मैं आपको बता देती हूँ। एनपीवी नेट प्रेजेंट वैल्यू। अब नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या मतलब होता है? नेट प्रेजेंट, आज के टाइम में उस पैसे की वैल्यू। अब मुझे एक चीज बताओ, पहले के टाइम में लोग बोलते थे कि हम 100 रुपए में पूरा घर चला लेते थे। आज के टाइम में बच्चा भी 100 रुपए में खुश नहीं होता कि जी 100 रुपए दिए, इतने में तो कुछ नहीं आता। दैट इज बिकॉज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 100 रुपीज इज वेरी लेस एज कम्पेयर टू द वैल्यू ऑफ 100 रुपीज अराउंड 20 ईयर्स बैक या 30 ईयर्स बैक। या आज के टाइम में जो 100 रुपए की वैल्यू है, वो आने वाले टाइम में 100 रुपए की वैल्यू कितनी रहेगी? क्लियर है ये? दैट इज योर नेट प्रेजेंट वैल्यू, कि प्रेजेंट वैल्यू कितनी है उस चीज की। अगर कोई मुझे ये बोल दे कि जी आप मुझे अभी 5 लाख रुपए दे दो और मैं आपको 10 साल बाद ये 5 लाख रुपए वापस कर दूंगा, तो भाई तुम मुझे 10 साल बाद 5 लाख रुपए दोगे और आज तुम मुझसे वो 5 लाख रुपए ले रहे हो, 10 साल बाद तो उस 5 लाख की वैल्यू कितनी रिड्यूस हो जाएगी? रिड्यूस क्यों हो जाएगी? आज जो चीजें मैं 5 लाख में कर सकती हूँ वो 10 साल बाद कर सकूंगी, वैल्यू रिड्यूस हो जाएगी। तो अभी जो नेट प्रेजेंट वैल्यू है अगर मैं निकालने लगूं तो जो तुम मुझे 10 साल बाद वो 5 लाख रिटर्न करोगे, शायद उसकी जो प्रेजेंट वैल्यू निकल कर आए वो 3-3.5 लाख के बराबर भी ना हो आज के टाइम के अकॉर्डिंग, प्रेजेंट वैल्यू के अकॉर्डिंग, जो 10 साल बाद आप मुझे रिटर्न देने वाले हो। दैट इज नेट प्रेजेंट वैल्यू। वो भी आपने देखनी होती है, रेट ऑफ रिटर्न भी आपने देखना होता है, पे बैक पीरियड, कितने पीरियड बाद। अब 10 साल बाद आप मुझे 5 लाख दोगे तो मेरे को तो नुकसान है। अब 1 साल बाद भी दोगे तो भी मेरे लिए नुकसान है। 1 साल में भी कुछ ना कुछ तो चेंज आएगा उसकी वैल्यू में, कुछ ना कुछ तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा, कुछ ना कुछ तो वैल्यू में चेंज आएगा। इतने में तो मैं इंटरेस्ट भी कमा लूंगी, आप मुझे क्या फायदा होगा? ठीक है। तो दीज टेक्निक्स आर अप्लाइड टू ईच प्रपोजल बिफोर सिलेक्टिंग अ पर्टिकुलर प्रोजेक्ट। किसी भी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को चूज करने से पहले इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया आपका क्या है, किस बेसिस पे आप उसको सिलेक्ट कर रहे हो, चूज कर रहे हो, वो आपको पहले एनालाइज करना पड़ेगा। उसके बाद ही आप अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले सकते हो। ये भी एक फैक्टर है जो आपको इफेक्ट करता है आपके इन्वेस्टमेंट डिसीजन को। क्लियर है? ये हमने पढ़े लॉन्ग टर्म वाले। अब हम बात करते हैं शॉर्ट टर्म की। अब शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन में जब भी हम बात कर रहे हैं, आई एम टॉकिंग अबाउट माई वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स, जो डेली बेसिस पे मुझे चाहिए होता है। दिस डिसीजन इज ऑल्सो कॉल्ड वर्किंग कैपिटल डिसीजन एंड इज कंसर्न विद द डिसीजन अबाउट द लेवल्स ऑफ कैश, इन्वेंट्री, डेट कितना है। ये सारी चीजें मेरी वर्किंग कैपिटल में आ जाती हैं, जो कि मेरी शॉर्ट टर्म में आ जाती हैं। दीज डिसीजन इफेक्ट द डे टू डे वर्किंग ऑफ द बिजनेस। बिजनेस की डे टू डे वर्किंग को भी इफेक्ट करती हैं वो। These decisions affect the liquidity as well as the profitability of the business because short-term assets or current assets are usually more liquid but less profitable. Short-term assets liquid तो बहुत होती हैं लेकिन profitable इतनी ज़्यादा नहीं होती हैं। Okay, then fixed assets, efficient cash management, inventory management, receivable management are the essential ingredients of sound working capital management. Working capital का part है, ये हमारी शॉर्ट टर्म एसेट्स के पार्ट हैं सारे। आपके रिसीवेबल्स, जिसमें आपके डेटर्स, ट्रेड रिसीवेबल भी आ जाते हैं और बिल रिसीवेबल भी आ जाते हैं। इन्वेंट्री मैनेजमेंट, स्टॉक को मैनेज करना, और कैश मैनेजमेंट।
ये सारी चीजें जब तक आप नहीं करके चलोगे तब तक आप वर्किंग कैपिटल को मैनेज कर ही नहीं सकते हो। ओके, यही था मेन हमारा आपके इन्वेस्टमेंट डिसीजन में। मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बता देती हूँ कि आपकी कैश मैनेजमेंट क्या होता है, कि कैश आपने अपने पास कितना मेंटेन करके रखना है। इन्वेंट्री मैनेजमेंट क्या होता है कि कितना स्टॉक ऐसा है, अगर मैं आज उसको कैश में कन्वर्ट करना चाहूँ तो वो इजीली हो जाएगा। कि उस इन्वेंट्री में, मेरे स्टॉक में कितना स्टॉक ऐसा है जो फिनिश्ड है, फिनिश्ड प्रोडक्ट है, और कितना ऐसा है जो वर्क इन प्रोग्रेस है, और कितना ऐसा है जो रॉ मटेरियल ही रखा हुआ है। मैं उसको कैश में कन्वर्ट करना चाहूँ तो वो इजीली कैश में कन्वर्ट नहीं होगा। तो ये भी एक प्रॉब्लम वाली चीज है, इस पे भी आपको सोचना पड़ेगा। ये भी कंट्रीब्यूट करती है आपके डिसीजन में। और नेक्स्ट जो कंट्रीब्यूट करती है आपकी रिसीवेबल मैनेजमेंट। रिसीवेबल मैनेजमेंट आप पढ़ोगे, अपने अकाउंट्स में आएगा, रेशियोज का चैप्टर, उसमें आप पढ़ोगे बिल रिसीवेबल और डेटर्स रिसीवेबल, यही होते हैं हमारे रिसीवेबल, तो जिनसे हमें पैसा मिलना होता है। अब इनसे भी हम किस पीरियड और कितने फ्रीक्वेंटली पे हम कलेक्ट कर रहे हैं, ये भी मैटर करता है हमारे डिसीजन में। अब मैं डेटर्स को टाइम दे रही हूँ 6-6 महीने का, 1-1 साल का, तो मेरे पास तो पैसा आएगा ही नहीं, मैं तो गुड्स सेल ही करती रहूंगी 6 महीने में। मैक्सिमम जो टाइम पीरियड दिया जाता है यूजुअली वो 90 डेज का दिया जाता है। मैक्सिमम जो मिलेगा वो 3 महीने का क्रेडिट मिलेगा, 3 महीने के अंदर अंदर आपको रिटर्न कर देना है। 90 डेज का पीरियड होता है। अब मैं 6-6 महीने का अगर क्रेडिट पीरियड रखूंगी कि 6-6 महीने में इनको दे रही हूँ रिसीवेबल्स को, कि मुझे आप 6 महीने बाद दे देना है, कोई दिक्कत नहीं है, आपके पास 6 महीने का टाइम है, तो 6 महीने में तो मेरी कंपनी तो लॉस में चली जाएगी। 6 महीने में ऐसे कितने सारे मेरे डेटर्स जनरेट हो जाएंगे और कैश मेरे पास आया नहीं, तो मेरे लिए तो लॉस वाली चीज हो जाएगी। तो ये सारे डिसीजंस होते हैं जो कंट्रीब्यूट करते हैं आपके वर्किंग कैपिटल डिसीजन को लेने में। ओके, मैंने आपको बताया कि फाइनेंशियल डिसीजन में हमारे 3 डिसीजन होता है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन और डिविडेंड डिसीजन। पहला मैंने आपको अभी एक ही कराया है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, जिसमें हमने पढ़ा 2 डिसीजन, दैट इज योर लॉन्ग टर्म, जिसको हम कैपिटल बजटिंग भी बोलते हैं, और सेकंड वन इज योर शॉर्ट टर्म, जिसको हम वर्किंग कैपिटल भी बोलते हैं। यही कराया है मैंने आपको, इसी को अच्छे से करना है, बहुत अच्छे से करना। जो भी चीज, कोई भी एक वर्ड भी समझ नहीं आता है तो यू आर मोस्ट वेलकम, मुझसे समझना, मुझसे पूछना। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू।